बहुत ही आसान और सबसे छोटा सा चैप्टर विच इज बिजनेस साइकिल्स, चैप्टर नंबर 5, जिसमें बिजनेस साइकिल्स इज नथिंग बट इकोनॉमी सिंगिंग अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। मेनली तुम्हें ध्यान रखना अप एंड डाउन, ठीक है। देखो बस इतनी सी भूमिका एक ध्यान में रखना कि अप एंड डाउन, ठीक है। तो शुरू करें। यस सर, लेट्स गो। बिजनेस साइकिल्स में क्या होता है सर, एक इकोनॉमी ना फ्लक्चुएट करती है, फ्लक्चुएट, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। अब हो क्या रहा है, सोचो एक इकोनॉमी है, वो चल रही है ऐसे, अप जा रही है, अप अप अप। अब अप जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, उसके नाम क्या है, कुछ नाम होते हैं। जब अप जाती है ना उसको बोलते हैं बूम, बूम ऐसे, ऊप। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन तो नाम ही बता रहा है कि ऊपर जा रही है भाई। और एक झूला होता है, जैसे स्विंग होता है ना, स्विंग ऐसे ऐसे। तो जब वो झूला जो होता है, जब झूला ऊपर को जा रहा होता है तो अप स्विंग, जब नीचे को आ रहा होता है तो क्या बोलेंगे, डाउन स्विंग, सॉर्टेड। और एक्सपेंशन का उल्टा कॉन्ट्रैक्शन, सॉर्टेड। तो सर हमें नाम पता चल गए, हमें ये पता चल गया सर एक इकोनॉमी जो है ना, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है। जब ऊपर जा रही है क्या बोलेंगे, बूम, एक्सपेंशन, अपस्विंग। नीचे आ रही है तो डाउन स्विंग और कॉन्ट्रैक्शन, सॉर्टेड। अब एक्चुअल में तो दो ही फेज होते हैं, वो तो जब जब देखो एक चीज़ बताओ, अब झूला जैसे मान लो जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके कहीं ना कहीं तो रुक के नीचे आएगा ना, जा तो सिर्फ ऊपर नीचे ही रहा है। जब एक झूला हिलता है हम क्या बोलते हैं, ऊपर जा रहा है झूला, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। लेकिन ऊपर जाते जाते कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके नीचे आएगा ना, बस फिर उसी मैक्सिमम पॉइंट को क्या बोलते हैं, पीक। पीक, पीक ऑफ बूम, कि ये जो बूम हो रहा है ना, इसका पीक, इसकी सबसे चोटी, हाईएस्ट चोटी, जैसे माउंटेन की पीक होती है। और पीक को और क्या बोलते हैं, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, समृद्धि, ऐसा। तो सर एक इकोनॉमी एक टाइम पे ऐसे बढ़ रही होती है, मस्त बढ़ रही होती है, फिर उसका टॉप पीरियड आता है, अपने प्राइम पे पहुंचती है इकोनॉमी, है ना। और फिर उसका ऑरा एकदम माइनस 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 माइनस, और फिर अपने लोएस्ट पे आती है ट्रफ। ट्रफ को और क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। जब तुम अपने लोएस्ट पे होते हो तुम क्या बोलते हो, डिप्रेशन भाई, डिप्रेशन। और फिर डिप्रेशन से लेकिन रिकवरी तो होती है। अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा, माधव कुछ ऐसा बताओ जो मैं सुख में पढ़ूं तो मैं उदास हो जाऊं, खुशी में पढ़ूं, दुख में पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। तो कृष्ण जी कहते दिस टू शेल पास। क्या कृष्ण जी इंग्लिश बोलते थे, आई डोंट नो, बट उन्होंने ये बोला है, ठीक है, दिस टू शेल पास। अब इसका क्या मतलब है कि ये समय बीत जाएगा। मतलब ये है कि सर जब खुशहाली चल रही होती है, खुशहाली, एक टाइम पे ये टाइम आता है कि जब तुम बोलोगे कि ये समय बीत जाएगा, ये जो खुशहाली के दिन चल रहे हैं ना ये बदल जाएंगे। और जब ऐसे गिरावट चल रही होती है, एकदम बिल्कुल मंदी मार्केट में, एकदम मार्केट बेकार चल रही होती है, तब भी दिस टू शेल पास, एक टाइम आएगा जब तुम अपने लोएस्ट पे होगे लेकिन तुम फिर से दोबारा तरक्की करोगे, ठीक है। तुमने कभी आसपास अपने किसी किसी बड़े को बोलते हुए सुना होगा, अरे मार्केट बहुत ठंडी चल रही है, अरे इकोनॉमी बहुत मंदी चल रही है, एकदम बेकार चल रही है। और कभी सुना होगा, अरे मार्केट बहुत तेज चल रही है यार, रियल एस्टेट की मार्केट बहुत तेज चल रही है, बिजनेस बहुत तेज चल रहा है, ऐसा ऐसा। तो कभी कभार इकोनॉमी तेज चल रही होती है, कभी कभार इकोनॉमी स्लो चल रही होती है। क्या सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस की, कि एक पर्टिकुलर बिजनेस, एक मतलब एक पर्टिकुलर फर्म जो है उसका बिजनेस अप डाउन चल रहा है, नहीं। ये काइंड ऑफ तुम्हारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन उतना नहीं, है ना। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का उस सेंस में पार्ट नहीं कि हम एक फर्म के बेस पे डिसीजन या एक फर्म को स्टडी कर रहे हैं, नहीं। हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी को, सॉर्टेड, यस। सर एक चीज़ बताओ, अब जैसे मान लो एक आइसक्रीम बेचने वाला है, सर उसका गर्मियों में बिजनेस अप जा रहा है, फिर लेट से पीक गर्मी आ गई तो टॉप पे चला गया, फिर जब सर्दी आने लग जाती है तो एकदम बिजनेस ऐसे ठप हो जाता है नीचे को। क्या यही होते हैं कि बिजनेस साइकिल? नहीं, इसको बोलते हैं सीजनल चेंज। ये तो हर साल आने ही आने हैं, ये तो हर साल आने ही आने हैं। लेकिन ये जो तुम्हारी सहूलियत के लिए डायग्राम ऐसे बनाया हुआ ना, एक्चुअल में बिजनेस साइकिल्स क्या ऐसे ही होते हैं? नहीं सर, बिजनेस साइकिल्स ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत सारी एक्सपेंशन, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन, फिर और ज़्यादा एक्सपेंशन, फिर थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा ऐसा। इसको मैं ढंग से बनाता हूँ। बिजनेस से साइकिल कैसे होते हैं सर? बहुत सारी एक्सपेंशन, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन, फिर और ज़्यादा एक्सपेंशन, फिर थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन, फिर हल्की सी एक्सपेंशन, फिर बहुत गंदी कॉन्ट्रैक्शन, फिर थोड़ी सी एक्सपेंशन। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ओह, ये तो तुम्हारी सहूलियत के लिए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है, ऐसे ईजी वाले वे में, कि ऐसे ईजी, ऐसे फ्लक्चुएशंस जो है ऐसे रिदमिक सी, ऐसे कैसे बनता है, ऐसा ऐसा। ये तो तुम्हारी सहूलियत के लिए बनाया हुआ है, एक्चुअल में ऐसा कोई बिजनेस साइकिल का कुछ वो नहीं होता। किसी भी तरीके से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऊपर को भी हो सकती है, बिल्कुल नीचे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। ओह, अब इन अब इन अप एंड डाउन के बीच में एक लाइन हम बोलते हैं ट्रेंड। ट्रेंड, ट्रेंड कैसे बनती है सर? ऐसा होता है, जिधर को तुम्हारी इकोनॉमी परमानेंट जा रही होती है, मान लो ऊपर जा रही है, तो इसमें ट्रेंड ऐसे बनता है। ट्रेंड क्या होती है सर? वो लाइन, वो इकोनॉमी की ग्रोथ शो करती है, ट्रेंड, कि अगर ये बिजनेस साइकिल्स ना होते, अगर ये अप डाउन ना होता, तो एक स्टैंडर्ड ग्रोथ होती। या अगर कोई इकोनॉमी सर बहुत गंदी गिर रही है,
अगर इकोनॉमी ओवरऑल ओवर द लॉन्ग पीरियड गिर रही है तो उसमें कैसे बनेगा ट्रेंड ऐसा कि सर अगर ये बिजनेस साइकिल ना भी होते ना, अप डाउन ना भी होते, तो भी इस स्टेडी रेट से गिरती। ओ, तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। चलो अब हम क्या करेंगे सर, एक एक फेज़ को समझेंगे कि ये जो बिजनेस साइकिल के जो 4 फेज़ हैं, 4 नहीं एक्चुअल में 5 है अगर तुम मॉड्यूल के हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से तो 2 हैं कि सर या तो झूला ऊपर जा रहा है या झूला नीचे आ रहा है। लेकिन सर झूला जब अपने हाईएस्ट पे जाता है, जब ऐसे जा रहा है ऐसे, तब जहाँ पे हाईएस्ट पे रुक के वापस आता है उसको क्या बोलते हैं, पीक। और जब सर अपने लोएस्ट पे होता है ऊपर जाने के लिए दोबारा, लोएस्ट को क्या बोलते हैं, ट्रफ। सॉर्टेड। अब मॉड्यूल में कौन से 5 हैं सर, एक तो बूम एक्सपेंशन अपस्विंग, जब झूला ऊपर को जा रहा है, फिर अपने टॉप पे पहुंचता है पीक प्रोस्पेरिटी, फिर सर नीचे आना शुरू होता है डाउन स्विंग कॉन्ट्रैक्शन, जब ज़्यादा ही देर हो जाती है नीचे आते हुए, जब काफ़ी देर नीचे आ जाता है उसको बोलते हैं रिसेशन, और जब बिल्कुल ही नीचे आ जाता है अपने लोएस्ट पे होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ या डिप्रेशन। फिर सर नीचे से एक टाइम पे आके तो इकोनॉमी रिवाइव होगी ना, एक टाइम पे आके तो इकोनॉमी दोबारा खड़ी होगी, उसको बोलते हैं रिकवरी। सर हमें ये 5 फेज़ पता चल चुके हैं, अब हम इस 5 फेज़ को थोड़ा वो करते हैं एक्सप्लोर कि सर ये फेज़ होता कैसे है, फिर ये फेज़ कैसे होता है, ये फेज़ कैसे होता है, फिर ये फेज़ कैसे होती है। एक एक फेज़ को पहले समझेंगे, मैं समझाऊंगा, फिर अपन उसको रीड कर लेंगे फटाफट से बुक से, ठीक है, सॉर्टेड। यस सर, बूम एक्सपेंशन अपस्विंग क्या होता है, इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, इकोनॉमी बूम कर रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, धड़ाधड़ बढ़ रही है। सर बढ़ती कैसे, देखो ऐसा कुछ होता है, बूम में कैसा होता है, बूम में कैसा होता है सर, प्रोड्यूसर जो है धड़ाधड़ आउटपुट बना रहे हैं, धड़ाधड़ आउटपुट बना रहे हैं, आउटपुट बन रहे हैं सर, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। अब सर ये सब कुछ बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स रोज़गार भी बढ़ रहा है, क्योंकि सर अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। ओके सर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो उसको ना लोगों को फिर इनकम भी ज़्यादा मिल रही है ना, लेबरर्स को वेजेस मिल रही है, नॉर्मल लोगों को सैलरी मिल रही है, सबको कुछ ना कुछ इनकम मिली जा रही है। अब सर अगर उनके पास इनकम बढ़ रही है किसी की, तो सर वो खर्चा भी करेगा आराम से गुड्स के ऊपर दबा के, गुड्स के ऊपर खर्चा भी करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं सी, वो बढ़ेगा। यस सर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सर, इनकम बढ़ती है तो हमें पता है सर इनकम और डिमांड में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। सर हमें पता है अगर इनकम बढ़ती है ना तो डिमांड बढ़ती है, तो सर अगर डिमांड बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगी। तो ये साइकिल जो है, ये चलता रहेगा, समय का पहिया चलता है दिन ढलता, ये साइकिल चलता रहेगा। आउटपुट बढ़ती रहेगी, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, उससे इनकम बढ़ेगी, इनकम से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से आउटपुट बढ़ेगी, क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है किसी चीज़ की मार्केट में तो उसके प्रोड्यूसर जो है धड़ाधड़ उसकी प्रोडक्शन भी करेंगे। ओ, आर वी क्लियर? यस सर, वी क्लियर। अब हुआ क्या, ये साइकिल ऐसे चलता जाएगा, मैंने बोला ना अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, तो सर ये राउंड एंड राउंड ऐसे चलता रहेगा। सर कब तक चलता रहेगा, चलने दो थोड़ी देर और चलने दो, तक 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 काफ़ी चल गया। अब हुआ क्या सर, एक टाइम पे ना ये ऐसे ऐसे घूम के आया, हुआ क्या सर, जब ये चलता रहता ना, अब सोचो तुम, सब कुछ अगर बढ़ रहा है, अब एक चीज़ बताओ, प्राइस और डिमांड में तो है इन्वर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ता तो डिमांड गिरती है, प्राइस गिरता डिमांड बढ़ता है, लेकिन डिमांड और प्राइस में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसके प्राइजेस भी बढ़ते हैं। अब सर जब ये चक्कर चलता रहा तो ये डिमांड बढ़ती जा रही है, उससे क्या हो रहा है सर, उससे ना प्राइस भी राइज हो रही है, प्राइस भी बढ़ता जा रहा है गुड्स का। अब हुआ क्या, एक टाइम पे ना ये बढ़ता गया और डिमांड इतनी बढ़ने के करके क्या हुआ, प्राइस अपने टॉप पे पहुंच गया, अब एक चीज़ बताओ, अगर प्राइस सबसे टॉप पे पहुंचेगा तो सबसे ज़्यादा किसको चुभेगा सर, उसको चुभेगा ना जिसकी उतनी इनकम ही नहीं है, जिसकी इनकम वेरिएबल नहीं है, जिसकी इनकम ऐसे एम्प्लॉयमेंट या देश बढ़ने से इनकम नहीं बढ़ रही। सर ऐसे कौन से लोग होते हैं, फिक्स्ड सैलरी वाले, अगर जो जॉब वगैरह करते हैं, जो सैलरी वाले होते हैं, जिनको फिक्स सैलरी मिलनी है, सर हमें तो इतनी मिलनी है, देश में चाहे प्राइस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, हमें तो इतना ही पैसा मिलता है। अब हुआ क्या, उनको तो उतना ही पैसा मिलेगा, उनकी तो इनकम उतनी ही है, वाईडी डिस्पोजेबल इनकम, उनकी जो वाईडी है वो तो उतनी की उतनी है। ओह, और मार्केट में प्राइस बढ़ा हुआ है। इससे क्या होगा सर, इससे ना जो कंज्यूमर होगा, जिसकी फिक्स सैलरी होगी, वो थोड़ा बैठ के सोचेगा कि अरे यार खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरी तो 1 लाख की सैलरी थी, कहाँ मैं उसमें 70,000 खर्च करता था और बचा हुआ मेरे पास बच जाता था, लेट से सेविंग हो जाती थी, या लेट से 30,000 मैं किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करता था। अब तो मेरा कंजम्पशन में ही 1 लाख की सैलरी में से अपना 85,000 जाता है, फिर धीरे धीरे ये एक सर्कल और घूमा, सर मेरा तो 95,000 जाता है, अब उसका 95,000 जाने लग गया। अब वो बैठ के रिव्यू करेगा कि यार मेरा कहाँ कहाँ किधर किधर खर्चा हो रहा है, अरे मैं ये थोड़े एसी फ्रिज लेना बंद कर देता हूँ यार, मैं थोड़ा नेसेसिटी चीज़ें खरीदता हूँ, जो नेसेसिटी है वो तो खरीदूंगा ही, लेकिन थोड़ा एसी फ्रिज कूलर ये जो थोड़ी महंगी भारी चीज़ें हैं, है ना, इनको थोड़ा रोकता हूँ। ये जो एसी टीवी फ्रिज है इनको क्या बोलते हैं,
ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, सर जो कंजम्पशन के लिए होते हैं, मतलब इंसान कंज्यूम करता है ना, कंज्यूमर खरीदता है, और कंज्यूमर गुड्स होती हैं इन द सेंस कि इंसान अपने यूज़ के लिए खरीदता है। कैपिटल गुड्स तो नहीं है कि एसी फ्रिज खरीदूंगा, उससे ऐसा कुछ करूंगा कि दोबारा एक और एसी बन जाए या कोई और मशीन बन जाए, नहीं, एसी फ्रिज खरीदूंगा अपने इस्तेमाल के लिए खरीदूंगा। अब ड्यूरेबल क्या होती है सर, जो लंबे समय के लिए चलती हैं, एसी फ्रिज टीवी ऐसी चीज़ें जो जो मैं रखता हूँ खरीदता हूँ ताकि थोड़ी लंबे समय के लिए चले, और जो ऑफकोर्स थोड़ी महंगी भी आती है नेसेसिटी से। अब बात क्या सर, मैं वो वाला खर्चा ना रिव्यू करने लग जाऊंगा। अब यहाँ तक रोकते हैं, फिर इसके आगे की कहानी मैं आगे बताता हूँ, पहले सर इसको पढ़ते हैं। फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल समझ आते हैं सर, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है ना, अपनी जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी उसमें जो फ्लक्चुएशन होती हैं उसी को बोलते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का दूसरा नाम क्या है, ट्रेड साइकिल। ओ, ट्रेड साइकिल में ऑफ कोर्स पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड भी आता है, मार्केट में तेजी भी चल रही होती है, बढ़िया भी चल रही होती है, और मंदी भी आती है, पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड भी आते हैं, सॉर्टेड, यस, ठीक है। अब फेजेस क्या है बिजनेस साइकिल के सर, हमें पता है एक्सपेंशन, बूम, अपस्विंग, फिर उसके बाद पीक ऑफ बूम आता है और प्रोस्पेरिटी भी बोलते हैं जिसको, समृद्धि, फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है सर थोड़ी सी, जिसको डाउन स्विंग या रिसेशन भी बोलते हैं, और फिर बिल्कुल जब अपने लोएस्ट पे पहुंचते उसको बोलते हैं ट्रफ और डिप्रेशन। और सब ये ट्रफ से सर जब ये यहाँ से दोबारा राइज करनी शुरू हो जाती है इसको क्या बोलते हैं, रिकवरी। और ये जो बीच में एक लाइन होती है ट्रेंड, ये चलती बिजनेस साइकिल्स के थ्रू है, ये शो करती है कि सर एक स्टेडी ग्रोथ लाइन, एक स्टेडी ग्रोथ लाइन अगर बिजनेस साइकिल्स ना होते, व्हेन देयर आर नो बिजनेस साइकिल्स। ओ, अब सर होता क्या है, एक्सपेंशन, सबसे पहले एक्सपेंशन समझते हैं जो कि हम समझ चुके हैं, जल्दी से बताओ क्या होता है सर। ऐसा कुछ होता है कि सर चलता जाता है, चलता जाता है, क्या चलता जाता है सर, ऐसे होता है कि आउटपुट बढ़ती है, आउटपुट से इन प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन से जीडीपी नेशनल इनकम बढ़ती है, नेशनल इनकम से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, डिस्पोजेबल इनकम से एक्सपेंडिचर और फिर डिमांड बढ़ती है, और डिमांड से आउटपुट बढ़ता है, ये सब कुछ बढ़ी जाता है। लेकिन आउटपुट कितनी हद तक बढ़ सकती है सर, आउटपुट एक लिमिटेड हद तक ही बढ़ सकती है। एक टाइम पे तो आउटपुट बढ़ बढ़ के बोलेगी कि भाई अब मैं और नहीं बढ़ सकती। सर क्यों नहीं बढ़ सकती, क्योंकि तुमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो सर आउटपुट तो तुम तो बनानी चाहती हो, आउटपुट डिमांड के हिसाब से अंधी की डिमांड बढ़ती जा रही है, हम आउटपुट बनाते जा रहे हैं, लेकिन इनपुट्स तो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। एक टाइम पे तो तुम अपने सारे रिसोर्सेज लगा चुके हो। सर एक्सपेंशन में क्या होता है, नेशनल आउटपुट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, कैपिटल एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, उससे सेल्स, प्रॉफिट, स्टॉक सब कुछ बढ़ रहा है, बैंक क्रेडिट खुला दे रहा है, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट हो रही है धड़ाधड़, डिमांड बढ़ रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ ही बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ बढ़ के एक स्टेट, ये स्टेट कब तक चलती रहेगी सर, जब तक सारे रिसोर्सेज अपने यूज़ नहीं हो जाते और प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पॉसिबल तक नहीं पहुंच जाती। जब प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पॉसिबल पे पहुंचती है तब सर इससे होता क्या है, इससे ना अनएम्प्लॉयमेंट ना ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो। अनएम्प्लॉयमेंट ना देखो दो तरह का होता है, एक तो होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें मैं खुद ही बोल रहा हूँ मेरी मर्जी, मेरे को नौकरी मिल रही है लेकिन मेरे को चाहिए ही नहीं, भाई अपना बिजनेस करेगा, भाई अपना घर पे चिल करेगा, लेकिन भाई नौकरी नहीं करेगा, भाड़ में जाए 2 टके की नौकरी, ऐसा लात मारता हूँ ऐसी नौकरी पे, ऐसा मेरी मर्जी। और एक होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई साहब इनवॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब होता है मेरी मर्जी, इनवॉलंटरी का मतलब मेरी मर्जी नहीं है, मेरे को जो अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रही है ना, मेरे को जो नौकरी नहीं मिल रही, मेरी मर्जी से नहीं मिल रही मेरे को, मैं तो करना चाहता हूँ जॉब, मैं तो करना चाहता हूँ जॉब, कोई दे तो सही, कोई दे तो सही, दे ही नहीं रहा, मार्केट में जॉब्स की कमी है। अब मैंने क्या बोला कि सर जब एक्सपेंशन हो रही होती है ना, जब पीक पे जा रहे होते हैं, एक्सपेंशन की तरफ जा रहे होते हैं, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है ना कि सर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ रहा है जैसे जैसे हो रहा है, अब एम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है, लोग सारे एम्प्लॉय हो चुके हैं और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब दो टर्म सुनो ध्यान से, एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सी होती है सर, क्या दोबारा बोलना, फ्रिक्शनल, और एक होती है स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल क्या होता है सर, ऐसी देखो, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो मतलब जो थोड़ी बहुत बची होती है ना, वो फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। होती क्या है ये, फ्रिक्शनल होती है कि जैसे तुम जॉब चेंज कर रहे हो, एक जॉब से दूसरी जॉब जा रहे हो, अब मैंने दूसरी जगह बोल दिया हाँ जी जी मैं मंडे से ज्वाइन कर लूँगा, और आज है ट्यूसडे, तो 5-6 दिन मैं अपने घर पर बैठ जाता हूँ। अब ये जो 5-6 दिन मैं अपने घर पर अनएम्प्लॉयड बैठा हूँ, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। या मैं तो अच्छा वाला जॉब पे जा रहा था, एकदम से फैक्ट्री में स्ट्राइक वगैरह होगी, हड़ताल होगी, तो अब लोग घर पे बैठे हैं, तो वो जो लेट से 3-4 दिन की स्ट्राइक है तब तक घर पे बैठा हूँ, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे छुटपुट सी अनएम्प्लॉयमेंट, छुटकी सी, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि सर वो जो कहीं ना कहीं जो
जो तुम्हारी वो है इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, जो ऐसे समझ लो कि जैसे सर तुम्हारी जो स्किल है वो इकोनॉमी को अब चाहिए ही नहीं है, तुम्हारी जॉब एआई खा चुका है, तुम्हारी जॉब एआई खा चुका है। और कहीं ना कहीं टेम्परेरी खाई हो सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ी परमानेंट भी खाई हो सकती है, लेकिन तुम्हारी जॉब एआई खा चुका है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस है, तुम्हारी स्किल्स जो हैं वो बिजनेस की नीड से मैच नहीं हो रही। बिजनेस को चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनर, या बिजनेस को चाहिए लेट से सीए जिसकी जीएसटी में प्रैक्टिस हो, और तुमने थोड़ा डीएटी में काम ज़्यादा करा हुआ है। तो ऐसा ये जो ऐसे छुटपुट सी अनएम्प्लॉयमेंट है कि सर थोड़ा अभी ना डीएटी की जॉब्स नहीं निकली, कभी और निकलेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी, ऐसा। तो सर ये सिर्फ थोड़ी सी यही बचती हैं। तो सर एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में क्या होता है, सारे रिसोर्सेज यूज़ हो चुके होते हैं, प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पे हो चुकी है, और एम्प्लॉयमेंट भी अपने मैक्सिमम पे हो चुकी है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत होती भी है वो या तो फ्रिक्शनल है या स्ट्रक्चरल है। फिर होता क्या, इससे मैंने बताया ना, प्राइस और कॉस्ट थोड़े थोड़े बढ़ने लग जाते हैं, प्राइस और कॉस्ट एकदम ऐसे बढ़ने लग जाते हैं। अब एक चीज़ बताओ प्राइस जो है बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, और क्यों बढ़ रहे हैं सर, क्योंकि सब कुछ बढ़ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बढ़ रहा है। तो सब जब डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज, तो सर प्राइस भी बढ़ेंगे। अब इससे क्या हो रहा है सर, कंज्यूमर ना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर रहा है, हाई स्टैंडर्ड, लेकिन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम्स विद हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब मैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय तो कर रहा हूँ, बढ़िया खाना पीना, बढ़िया गाड़ी बंगला ये वो, लेकिन मेरे को कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। अब ये जो सब कुछ बढ़ रहा है, एक टाइम पे थोड़ा धीरे हो जाएगा। क्यों धीरे हो जाएगा सर, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो अपना थोड़ा खर्चा रिव्यू करने लग जाएगा कि यार इतनी तो मेरी इनकम नहीं जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन सी वो ज़्यादा ही हो चुकी है। अब होगा क्या सर, मैं अपने टॉप पे पहुँच जाऊँगा सर, इतनी आउटपुट हो चुकी है कि सर इनपुट्स मिलने मुश्किल हो चुके हैं, इनपुट्स नहीं मिल रहे मार्केट में लोगों को इनपुट्स मिलने बंद हो गए। अब इनपुट्स मिलने बंद हो चुके हैं तो इनपुट्स का प्राइस बढ़ चुका है। किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई बहुत कम है तो क्या होता है सर, उसका प्राइस बढ़ता है डेफिनेटली। अब इनपुट का प्राइस बढ़ गया, अब इनपुट का प्राइस बढ़ेगा तो इससे क्या होगा सर आउटपुट के प्राइस भी बढ़ेंगे, क्योंकि सर अगर जो मैन्युफैक्चरर है उसको इनपुट महंगा मिल रहा है तो वो आउटपुट भी अपना महंगा करेगा। अब वो आउटपुट महंगा करी जा रहा है, अब आउटपुट महंगा कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे सर जो कंज्यूमर है ना, वो अपना खर्चा सोचने लग जाता है कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर रहा हूँ, इतना जो खरीद रहा हूँ सामान वो तो बहुत महंगा है। जो ये मैन्युफैक्चरर ने अपना आउटपुट के प्राइस बढ़ा दिया, ये खरीद कौन रहा है, ये खरीदेगा तो कंज्यूमर ना, उसको तो सब कुछ महंगा लगने लग गया। अब ये सर सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ी है, इसका सबसे ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर आएगा, फिक्स्ड इनकम अर्नर्स के ऊपर। सर कहाँ मैं 1 लाख में से सिर्फ 70,000 में अपना मस्त महीने का खर्चा चला रहा था, कहाँ मुझे 90,000 खर्चने पड़ रहे हैं 1 लाख में से, तब जाके मेरा खर्चा निकल रहा है। तो सबसे ज़्यादा बोझ पड़ा फिक्स्ड इनकम के ऊपर। अब फिक्स्ड इनकम वाला क्या करता है सर, अपना कंज्यूमर जो है ना वो खर्चा रिव्यू करने लग जाता है कि यार मैं ये थोड़ा ना ये हाउसिंग के ऊपर या ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा खर्चा कम करूँ, रिव्यू करता हूँ, यार मैं कुछ ज़्यादा ही करने लग गया। अब इससे क्या होगा सर, जब वो रिव्यू करने लग जाएगा वो एक्चुअल में इन चीज़ों को खरीदना थोड़ा कम कर देगा। और यहाँ पे ना कुछ 1-2 कंज्यूमर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इकोनॉमी लेवल पे बात हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फिक्स्ड इनकम कमाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मिलके, है ना, अपने अपने घर पे, ऑफकोर्स मिलके एज इन आपस में बात करके नहीं, लाइक मिलके कि अपने मतलब सारे लोग एक साथ बेसिकली एक साथ क्या करेंगे, एक साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की और हाउसिंग गुड्स की थोड़ी डिमांड कम कर देंगे। अब इससे क्या होगा सर, एक्सपेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना अब डिमांड गिरनी शुरू हुई है, अब एक्चुअल डिमांड थोड़ी स्टेगनेट हो जाएगी, एक्चुअल डिमांड थोड़ी ना ऐसे स्टेगनेट हो जाएगी। ये जो बिजनेस साइकिल्स हैं तुम्हारे हिसाब से कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं नहीं, बिजनेस साइकिल्स एक्चुअल में पता कैसे चलते हैं, ऐसे बहुत स्लो। इकोनॉमी में जो भी चेंज होता है ऐसे बहुत स्लो होता है, ऐसा इतनी स्लो चलता है। तो जब यहाँ पे तुम पहुँच चुके हो जहाँ पे क्या हो रहा है सर, आउटपुट प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इनपुट महंगा है, तो पीक पे क्या हो रहा है, आउटपुट ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इनपुट महंगा है, आउटपुट प्राइस ज़्यादा, तो उससे क्या हो रहा है सर, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा सर, कंज्यूमर अपना खर्चा रिव्यू करेगा, कंज्यूमर अपना खर्चा रिव्यू करने लगे तो वो डिमांड कम कर देगा, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर कम करेगा तो डिमांड कम होगी। अब डिमांड कम हो गई, लेकिन ये बात प्रोड्यूसर को कैसे पता, प्रोड्यूसर को थोड़ी पता अभी तक, जो बनाने वाले हैं, जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उनको तो लग रहा है अरे मार्केट में अभी तो पीक चल रही थी, अभी तो एक्सपेंशन चल रही थी, अभी तो एकदम मार्केट एकदम बूम थी, अच्छी खासी डिमांड आ रही थी, ये एकदम से लोगों ने लेना बंद क्यों कर दिया, वो सोचने लग जाएगा
अब लेकिन होगा क्या सर, पीक से जैसे ही थोड़ा गिरना स्टार्ट होगा, ये गिरना कैसे स्टार्ट होगा, गिरना कैसे स्टार्ट होगा सर, गिरना ऐसे स्टार्ट होगा, गिरना ऐसे स्टार्ट होगा कि प्रोड्यूसर जो है, जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको एकदम से नहीं पता है, इनको नहीं पता कि लोगों ने अपना खर्चा रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया और डिमांड जो है वो गिर चुकी है, ये अभी भी बना रहे हैं धड़ाधड़ बना रहे हैं धड़, फिर एक टाइम पे इनको रियलाइज़ होता है अरे लोग खरीद ही नहीं रहे यार, हमने तो कुछ ज़्यादा ही बना लिया। फिर वो पहले फ़ोन करेंगे, अरे जो मैंने ऑर्डर दिया था ना वो कैंसिल कर लो, मेरा भी पुराना वाला नहीं बिका। फिर जिसने उसको फ़ोन करा वो आगे पीछे और फ़ोन करेगा, अरे यार मैंने वो तेरे से वो मांगा था। जैसे मान लो कोई गाड़ी खरीदने वाला है, जो गाड़ी खरीदता है वो पीछे गाड़ी वाले शोरूम को फ़ोन करेगा, अरे और गाड़ियाँ मत भेजना, पुरानी भी बिकी नहीं अभी। फिर जो गाड़ी वाला शोरूम है वो पीछे मैन्युफैक्चरर को फ़ोन करेगा कि अरे और गाड़ियाँ मत भेजना, अभी मेरी और नहीं बिक रही आगे। फिर मैन्युफैक्चरर पीछे फ़ोन करेगा, अरे गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स मत भेजना, आगे बिक नहीं रही है, ऐसा। तो ऐसे पीछे 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 इवेंट चलता रहेगा कि लोग जो हैं अपने अपने पीछे वाले को फ़ोन करेंगे कि अरे और मत भेजना, बिक नहीं रहा आगे। क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि कंज्यूमर अपना खर्चा रिव्यू कर रहा है। एक्चुअल में डिमांड क्या हो चुकी है? स्टेगनेट हो चुकी है। एक्चुअल में डिमांड एकदम ठंडी सी हो चुकी है, फ्लैट सी हो चुकी है, अब नहीं बढ़ रही डिमांड, अब फ्लैट हो चुकी है। सर इससे होगा क्या? इससे होगा क्या, अब मार्केट में तो वो प्रोड्यूसर जो है वो तो प्रोड्यूस करके बैठे हैं क्योंकि उनको तो लग रहा था डिमांड बढ़ रही है। अब उससे क्या होगा, मार्केट में आउटपुट तो बढ़ी हुई है, मार्केट में आउटपुट तो बढ़ी हुई है, आउटपुट जो है वो तो बढ़ी हुई है, लेकिन इधर ही बना लेता हूँ, आउटपुट जो है वो तो बढ़ी हुई है लेकिन डिमांड उसकी बहुत कम है। तो इसका मतलब सर आउटपुट बढ़ी, इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। अब एक चीज़ बताओ, किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, इसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस। और सर सरप्लस के केस में क्या होता है? प्राइस गिरने लग जाता है, प्राइस गिरने लग जाता है। अब एक बात समझाओ, जो प्रोड्यूसर हैं वो अपना बचा हुआ स्टॉक, जो उनके पास एक्सेस स्टॉक बचा हुआ है, वो बेचने के लिए वो अपने प्राइस गिराने शुरू करेंगे कि अरे खरीदो खरीदो, सस्ते में खरीदो। अब जो है देखो, अब यहाँ से ना पहली बात तो जैसी प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से ना थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया, ये हो गया रिसेशन की तरफ जा रहा है। वैसे तो यहीं जाना शुरू कर दिया था कि सर अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर है वो रोकना शुरू कर देंगे, ऐसा फ़ोन करना शुरू कर देंगे कि भाई कैंसिलेशन एंड स्टॉपेज ऑफ ऑर्डर एंड इक्विपमेंट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट्स इंक्लूडिंग लेबर। फ़ोन करना शुरू कर देंगे, अरे और बंदा मत चाहिए, और लेबर नहीं चाहिए, हमारा पुराना सामान नहीं बिक रहा, हमें और प्रोड्यूस ही नहीं करना है, लेबर नहीं चाहिए। और फिर वो आगे फ़ोन करेगा, अरे हमें और स्पेयर पार्ट्स नहीं चाहिए। मतलब ऐसे रिएक्शन बन जाएगा, एक चेन रिएक्शन बन जाएगा, चेन ऑफ रिएक्शन बन जाएंगे। इन द इनपुट मार्केट्स एंड द प्रोड्यूसर ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल इन टर्न रिस्पॉन्ड बाय कैंसिलिंग एंड कर्टेलिंग देयर ऑर्डर्स। फ़ोन करते रहेंगे बेचारे, और सामान नहीं चाहिए, बस करो बस करो, सब कुछ कैंसिल होता रहेगा। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट एंड बिगिनिंग ऑफ रिसेशन। अच्छा एक बात सुनो, तुम्हें याद रखनी है चीज़ जो कि एमसीक्यू में आ सकती है। देखो मैंने बताया था ना कि दो ही फेज है एक्चुअल में, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जब एक्सपेंशन घूमती है इसको क्या बोलते हैं? पीक। और जब रिसेशन या ये डाउन स्विंग या कॉन्ट्रैक्शन घूमती है इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ये जो घूमती है इसको क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, एक पीक एक ट्रफ, दो टर्निंग पॉइंट्स हैं। सॉर्टेड? यस। अब सर होगा क्या? सर बात कुछ ऐसी है, अब मार्केट में मंदी शुरू हो जाएगी। मंदी कैसे शुरू होती है? देखो पहले तो उन्होंने अपने पुराने सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, अब उनके पास सरप्लस स्टॉक बचा है। क्यों? क्योंकि सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा है, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है। अब इससे क्या होगा? इससे प्राइस गिरेंगे। अब प्रोड्यूसर्स प्राइस गिराएंगे कि भाई गिराओ गिराओ, सस्ते में बेचो, कोई बात नहीं, निकालें तो सही सामान। और जो कंज्यूमर है वो सोचता है कि यार अभी प्राइस गिर रहे हैं ना, अभी तो और गिरेंगे। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस पड़ा था ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में, तो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि सर अभी तो प्राइस और गिरेंगे, तो वो खरीदता नहीं है, वो और गिरने देता है प्राइस, गिरो गिरो और गिरो। और क्योंकि अभी प्राइस गिराने से डिमांड बढ़ी नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर कि और गिरेंगे, तो प्राइस और गिरता जाता है, लेकिन डिमांड अभी इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि अदर फैक्टर जो है, जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है, वो सोच रहा है कि अभी और डिमांड गिरेगी आगे। फिर क्या होता है सर? फिर क्या होता है? अब कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि फर्दर डिक्रीज होंगे प्राइसेस, तो वो अपनी परचेज जो है पोस्टपोन करता रहता है। अब फिर देखो वही बात शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर? ये जो पीक है, पीक के बाद जो ऐसे टर्निंग पॉइंट है, जब ये गिरना स्टार्ट हो चुका है। गिरता कैसे सर? ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है कि सर इनपुट प्राइस बढ़ चुके हैं, उसके करके क्या हो रहा है सर? सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो मैंने तुम्हें समझाई दी है। सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड गिर जाती है। इससे क्या होता है सर? इससे ना जो एग्रीगेट डिमांड है वो तो कंज्यूमर की गिरी हुई है, क्योंकि अगर सप्लाई बढ़ने से प्राइस सस्ता हो भी चुका है, तो भी कंज्यूमर सोचता है कि आगे और प्राइस गिरेगा, तो एग्रीगेट डिमांड अभी भी गिरी रहती है। अब क्योंकि एग्रीगेट डिमांड गिरी रहती है, तो तुम्हें पता है जो बिजनेस है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अभी बिजनेस में, वो और मशीनरी नहीं खरीदेगा प्रोड्यूस करने के लिए, वो और कैपिटल गुड्स नहीं खरीदेगा, वो और कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा।
अब अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो इससे क्या होगा सर, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों गिरेंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी अनसोल्ड स्टॉक नहीं बिक रहा प्राइस गिराने के बावजूद, तो आउटपुट तो और कम होगी, और आउटपुट कम होगी तो हम बोलेंगे ना, अरे रमेश भैया दिहाड़ी पे मत आना, आज लेबर नहीं चाहिए, हमारा पुराना सामान नहीं बिक रहा, हम और बनवा के क्या करेंगे, आप घर पे बैठो। तो रमेश भैया को हमने बिठा दिया घर पे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अब आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो सर इससे ना वाई एंड सी मतलब इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी कम हो जाएगा। और सर अगर 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 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा और इनकम भी कम होगी तो इससे क्या होता है सर, इससे डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है तो फिर वही बात आ जाती है, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है, फिर एग्रीगेट डिमांड कम है, फिर ये दोबारा से क्या बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है। वाई एंड सी कम तो एग्रीगेट डिमांड कम, इन्वेस्टमेंट कम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कम, फिर वाई एंड सी कम, फिर ये वो ऐसे सर्कल बन जाता है। अब ये भी अप एंड डाउन, राउंड एंड, अब ये सर्कल बनना शुरू हो चुका है। अब ये क्या हो रहा है सर, कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अब ये यहाँ से पढ़ो, इन्वेस्टमेंट से लेके यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, क्या लिखा हुआ सर, इन्वेस्टमेंट गिरनी शुरू हो जाती है, जिससे प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट गिरनी शुरू हो जाती है, उससे इनकम और डिमांड भी गिरनी शुरू हो जाती है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी गिरना शुरू हो जाता है, कैपिटल गुड्स का भी कंज्यूमर गुड्स का भी। अच्छा सुनो, जब भी मार्केट में ऊपर नीचे होती है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर कौन से हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। क्योंकि अगर ज़्यादा बूम एक्सपेंशन हो जाती है तो सबसे पहले कंज्यूमर क्या रिव्यू करता है कि मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो हैं, जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, एसी, फ्रिज, टीवी, ये मैं थोड़ा खर्चा कम करूँ इन पर। और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं सर, वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर सोचो मार्केट में मंदी चल रही है, ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो कैपिटल गुड्स तो कम खरीदेंगे ना लोग कि भाई अब हमें और बनाना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। ओ, तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स जो हैं ये गिरेंगे सर। अब इससे होगा क्या, सब लोग ना एकदम पेसिमिज्म वाली वेव आ गई। देखो तुम्हें पता ना पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म क्या होता है, ऑप्टिमिज्म होता है एकदम खुशहाली, आशावादी कि भाई मेरे को उम्मीद है आगे अच्छा होगा, और पेसिमिज्म क्या है, मेरे को उम्मीद है कि आगे घटिया ही होगा। तो एकदम ऐसे घटिया वाली घटाश आ जाती। जैसे एक्सपेंशन में क्या था, सब कुछ अप, इनकम अप, एक्सपेंडिचर अप, एम्प्लॉयमेंट अप, आउटपुट अप, नेशनल इनकम अप, सब कुछ अप। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, सब कुछ डाउन, इन्वेस्टमेंट डाउन, आउटपुट डाउन तो फिर एम्प्लॉयमेंट डाउन तो इनकम डाउन तो एक्सपेंडिचर और इनकम डाउन, तो उससे क्या होगा, डिमांड डाउन तो फिर आउटपुट डाउन तो एम्प्लॉयमेंट डाउन, ऐसे सब कुछ डाउन, सब कुछ डाउन। सॉर्टेड, यस। फिर क्या हुआ सर, बिजनेस फर्म पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, और फिर इससे क्या हो जाता है सर, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है, और ना बैंक भी क्रेडिट श्रिंक करने लग जाता है। अब सोचो सब कुछ गिर रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट गिर रही है, तो होता क्या, अब देखो ये जो बैंक है, बैंक क्या करता है सर, आगे लोन देता है मान लो 6% पे, और इधर सेविंग्स जो इनके पास, बैंक के पास अपन सेविंग करते हैं, उनको देता है ये 3% इंटरेस्ट रेट। और इसी के डिफरेंस को तुम्हें पता है स्प्रेड बोलते हैं, बैंक यही तो कमाता है, ये तो तुम्हें पता ही है। बैंक क्या करता है, 6% पे लोन देता है, 3% पे सेविंग पे ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। अब होता क्या है सर, बैंक का ना जो क्रेडिट है ये श्रिंक होता जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गिर रही है, तो बैंक कोशिश करता है कि अरे सुनो 5% पे लोन ले लो यार, ले तो लो। बैंक का इंटरेस्ट रेट गिरता जाता है, अरे ले लो यार, नहीं ले रहे लोग। अब नहीं ले रहे लोग तो इससे क्या होता है, अब बैंक ने अपना इधर गिरा दिया, इधर गिराता रहा, तो बैंक इधर भी गिराएगा, इधर भी उसने बोल दिया 2% ही दूंगा मैं तो सेविंग्स पे, इधर सेविंग्स पे दूंगा 2% और लोन पे दूंगा 4%। कहाँ उधर था 6%, कहाँ इधर था 3%। बैंक जो है गिरा देता है। बैंक क्रेडिट श्रिंक एज बोरिंग फॉर इन्वेस्टमेंट डिक्लाइंस, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना बंद कर देते हैं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अपने लोएस्ट पे। अब होता क्या है, ये जो चीज़ चलती रहती है ना, ऐसे समय का पहिया चलता है, एकदम ऐसे डिप्रेशन का फेज आ जाता है, बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है। लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रफ एंड डिप्रेशन, ट्रफ और डिप्रेशन इज द राइट वर्ड, बट एनीवे ट्रफ एंड डिप्रेशन। अब लोएस्ट पे पहुंच गई, इससे क्या होता है सर, सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन है, सबसे एकदम गंदी मंदी वाला फेज है, एकदम गंदी मंदी। और इसमें तुम्हें पता है भाई, जो बैंक है, अ टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, कि बैंक अपने आउटपुट पे लोन भी सस्ते में दे रहा है 4% पे, और सेविंग भी कम दे रहा है, 2% ही दूंगा। अब बैंक बोल रहा है 2% ही दूंगा, तो लोग क्या करने लग जाते हैं, लोग बोलते हैं हमें तेरे पास रखना ही नहीं है, हम तो अपने घर में अपनी जेब में रखेंगे। फिर लोअर इंटरेस्ट रेट करके क्या हो रहा है, लिक्विड मनी यानी कैश ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, लोग कैश ज़्यादा रख सकते हैं। डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट, द डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्लाइंस बिकॉज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हैज फॉलन। सर
देखो ये जो बैंक है, ये जो बैंक है, ये इधर लोन दे रहा था पहले 6% पे, अब कितने पे आ चुका है? 4% पे। सेविंग्स पे पहले इंटरेस्ट दे रहा था 3%, अब कितने पे आ चुका है? 2% पे। क्योंकि ये 2% पे आ चुका है तो लोग अपने घर में कैश रखना प्रेफर करेंगे, बैंक को नहीं देंगे। और ये 4% होने के बावजूद बावजूद इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में लाइक लोन लेके पैसा नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि उसको मार्केट से उम्मीद नहीं है, पेसिमिज्म का माहौल है, उसको उम्मीद ही नहीं है, उसको लग रहा है कि यार पैसा डूबेगा ही डूबेगा, मैं रहने देता हूँ लगाने को। क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हैज़ फॉलन, तो इसलिए वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे भी लोन नहीं लेगा। ओह, इनफैक्ट बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो तो शट डाउन ही कर जाती हैं कि सर इतनी मंदी आ चुकी है कि हमने इतना प्राइस कम कर दिया ना, फिर भी नहीं हमारा बिक रहा, फिर भी नहीं बिक रही चीज़ें, सबसे लोएस्ट आ जाता है। अब कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या बोला था? दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास। पर पहले अपन ये समझ लेते हैं कि सर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी चलो फॉल हो जाती है। अच्छा, ऑफन इट ऑल्सो हैपेंस दैट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑल्सो फॉल ड्यू टू पॉसिबल बैंकिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस। अब बैंक का देखो, बैंक का इधर 2% पे उसके पास कोई सेविंग भी नहीं कर रहा 2% पे, क्योंकि लोग कैश रखना प्रेफर कर रहे हैं। और बैंक इधर 4% पे लोन दे भी नहीं पा रहा, तो बैंक की तो इनकम ही नहीं हो रही, इसलिए भी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इसलिए भी फिर बाद में लोन मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि बैंक खुद ही लैप्स हो चुका होता है। बैंक के खुद के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होते हैं कि भाई ना मेरे से किसी ने लोन लिया, ना मेरे को कोई पैसे डिपॉजिट कर रहा, मैं किधर जाऊँ? या अगर डिपॉजिट कर भी रहा है तो मेरे को उसको 2% देना पड़ रहा है, लेकिन मैं आगे 4% पे किसी को दे ही नहीं पा रहा। अब मैं दे ही नहीं पा रहा तो इसलिए मैं कुछ कमा ही नहीं पा रहा, और मेरे को 2% जेब से देने पड़ रहे हैं उल्टा। ओ, तो बैंक के खुद के लाले पड़ जाते हैं। तो सर, और ये जो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये स्पेशली ये सफ़र करती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके पास एक्सेस कैपेसिटी हो जाती है, इनकी प्रोडक्शन ही रुकी पड़ी है। ओ, अब ये इतना मंदी हो चुके हो के एकदम बॉटम रीच हो जाता है, एकदम बॉटम। और ग्रेट डिप्रेशन आई थी 1929 से 1933 तक यूएसए में, ठीक है? तो तुम्हें ये याद रखना है पीरियड, इसको बोलते हैं 1930s में आई थी, क्योंकि 1929 टू 1933 में आई थी, तो 3 साल तो मेनली 30s में ही है। तो 1930s में डिप्रेशन आई थी, ग्रेट डिप्रेशन। ओके, अब कृष्ण जी ने क्या बोला? दिस टू शैल पास। अब इकोनॉमी कब तक ऐसे गिरती रहेगी भाई? ये कब तक होता रहेगा? ये कब तक होता रहेगा? ये सर्कल जो है ये कब तक चलता रहेगा गिरने वाला है भाई? कब तक गिरता रहेगा तू? उठ उठ, तुझे सौगंध किसी ना किसी की, तो उठ। अब ये उठता कैसे है सर? अब होगा क्या? देखो, मैंने बताया ना, एम्प्लॉयमेंट गिर जाता है, सब कुछ गिर जाता है। अब एक बात बताओ, मजदूर आदमी, लेबर वगैरह जो है, वेज क्लास से रिकवरी स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना, लेबर क्लास से रिकवरी स्टार्ट होती है। रिकवरी कैसे होती है सर? जो लेबरर होता है ना, अब दिहाड़ी मजदूर बेचारा घर पे बैठा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि फ़ोन कर दिया था ना, महेश भैया दुकान पे मत आना, हम और आउटपुट बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा पुराना वाला नहीं बिक रहा, मत आना। अब वो जो महेश भैया हैं, महेश ही ना था ना नाम है, या मैंने रमेश लिया था पहले नाम, मैं भूल गया। एनीवे, रमेश महेश जो भी इनमें से, ये तो रमेश महेश दोनों, ठीक है, दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं, दोनों घर पे बैठ गए। अब हुआ क्या, एक टाइम पे कहाँ रमेश महेश एक्सपेंशन की दिनों में 800 रुपये दिहाड़ी कमाते थे, अब उनको 600 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी भी नहीं काम मिल रहा। फिर रमेश महेश क्या करेंगे? रमेश महेश बिजनेस को फ़ोन करेंगे कि अरे सुनो, 200 रुपये दिहाड़ी ही दे देना, दिहाड़ी पे रख लो मालिक, थोड़ा काम कर देंगे हम, थोड़ा सर काम दे दो हमें, 200 रुपये पे दिहाड़ी पे रख लो, कोई बात नहीं हम काम कर देंगे। क्योंकि रमेश महेश तो यही सोच रहे हैं ना कि हम तो घर पे बैठे हैं, हमें तो दिहाड़ी कमानी है, हम खाली बैठे हैं वैसे भी, उससे अच्छा तो 200 रुपये पे काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वो 200 रुपये पे काम करने निकल जाते हैं। अब वो 200 रुपये पे काम कर रहे हैं, सोचो 200 रुपये पे काम कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा? बिजनेस को ना कॉस्ट कम पड़ रही है, बिजनेस को कॉस्ट कम पड़ रही है। और क्योंकि ये जो चलता रहता है ना, ये जो चलता रहता है, इसके करके ये जो पहले इनपुट प्राइस बढ़ा था जिससे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, वो इनपुट प्राइस अब गिर चुका है। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो ये होते हैं प्रोड्यूसर लोग होते हैं, ये सस्ते में सामान बेचना शुरू कर देते हैं कि भाई बिके तो सही, तो इसलिए जो मैन्युफैक्चरर लोग होते हैं वो भी सस्ते में देना शुरू कर देते हैं कि भाई हमसे सामान ले लो और अपना सामान बनाओ, रॉ मटेरियल भी सस्ता हो जाता है, सब कुछ सस्ता हो जाता है। क्योंकि लोएस्ट पे है ना इकोनॉमी, जब हाईएस्ट पे थी तो प्राइजेस भी हाई थे, कॉस्ट भी हाई थी, सब कुछ हाई था, लेकिन जब लोएस्ट पे इकोनॉमी तो सब कुछ गिरा हुआ है। अब बिजनेसेस क्या कर देखते हैं कि यार हमें लेबर भी सस्ते में मिल रही है, रमेश महेश 200 रुपये पे दिहाड़ी पे काम करने को तैयार है, और हमें इनपुट प्राइजेस भी सस्ते में मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल भी सस्ते में मिल रहे हैं, तो क्यों ना प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट करें, क्यों ना प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट करें। फिर वो दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब फिर
प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ चुका है तो उनको नई टेक्नोलॉजी में भी खर्चा करना पड़ेगा, उससे आउटपुट और बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, आउटपुट भी बढ़ रही है। अब सर इन्वेस्टमेंट और आउटपुट बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगी, क्योंकि बिजनेसेस दोबारा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि चलो मार्केट में दोबारा पैसा लगाते हैं और दोबारा थोड़ा स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन, फिर ये दोबारा होएगा, फिर ये दोबारा होएगा, फिर ये दोबारा होएगा, फिर ये दोबारा होएगा, फिर ये दोबारा होएगा। अब ये वाला सर्कल चलना स्टार्ट हो गया, इसको बोलते हैं रिकवरी, इसको बोलते हैं रिकवरी। ओह सर कैसे होता है? सर ट्रफ जो है ना थोड़े समय के लिए रहती है, लेकिन फिर पेसिमिज्म खत्म हो जाता है और ऑप्टिमिज्म शुरू हो जाता है। अब प्रोसेस बिल्कुल बदल जाती है। क्या हो जाता है सर? अब प्रोसेस जो है ना सबसे पहले लेबर क्लास से स्टार्ट होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, जो परवेसिव अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, जो एकदम एकदम बहुत ही बुरी वाली अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, वो फोर्स कर देती है मजदूर को कि भाई लोअर वेज एक्सेप्ट कर प्रिवेलिंग रेट पे, लोअर वेज। सर 200 रुपये दिहाड़ी पे काम कर लूँगा, रख लो। तो अब क्योंकि जो बिजनेस हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो एंटीसिपेट करते हैं कि हमें तो कॉस्ट भी कम पड़ रही है और बिजनेस एनवायरनमेंट भी अब ठीक है, क्योंकि हमें सब कुछ सस्ते में मिल रहा है, इनपुट्स वगैरह भी। तो एक टाइम आता है जब बिजनेस जो है वो कॉन्फिडेंस दोबारा अपना गेन करते हैं कि चलो करते हैं, पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती है, नई टाइप ऑफ मशीन्स एंड कैपिटल गुड्स भी होती है, फिर इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, फिर इससे प्राइस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है ना, आउटपुट, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, फिर खर्चा और एग्रीगेट डिमांड, सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर ये जो एकदम से इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो स्पर आता है, स्पर किसको बोलते हैं कि ऐसे जा रहा है एकदम से ऐसे हुआ, ये जो एकदम से ऐसे हुआ जो स्पर आता है इन्वेस्टमेंट में, उससे क्या होता है, उससे ही तो इकोनॉमी की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। ओ तो यही टर्निंग पॉइंट बन जाता है डिप्रेशन से एक्सपेंशन की तरफ, और फिर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ये वो सब कुछ बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे। यस यस, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाती है और एक्सपेंशन हो जाती है। और ये ध्यान रखना, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कोई भी इकोनॉमी का एकदम ऐसे परफेक्टली टाइम्ड साइकिल है ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस साइकिल कुछ भी हो सकते हैं लेकिन रेगुलर नहीं होते सर। इसका मतलब ये कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा, क्या ऐसा कुछ होता है कि ये पीरियड 6 महीने चलेगा ही चलेगा? नहीं, कहीं भी चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 6 मंथ्स भी हो सकता है, ये 1 मंथ भी हो सकता है, ये 1 ईयर भी हो सकता है, ये 10 ईयर भी हो सकता है। तो सर ये जो बिजनेस साइकिल है इनका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि दीज आर रेकरेंट एंड अक्कर पीरियोडिकली। रेकरेंट मतलब होना ही होना है, मतलब सर मतलब ये कि इकोनॉमी अंधी ऊपर तो नहीं बढ़ सकती, कहीं ना कहीं तो रुकेगी, तो नीचे भी आनी शुरू होगी, और अंधी नीचे भी नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं तो रुकेगी, ऊपर आनी शुरू होगी। तो ये चीज़ होते ही रहना है, रेकरेंट है, होते ही रहना है। और अक्कर पीरियोडिकली, सर ऐसा नहीं है कि एक इकोनॉमी जो है 100 साल हो गए एक्सपैंड ही कर रही है, नहीं, ये पीरियोडिकली अक्कर होनी होता है। एक टाइम तो आएगा ही आएगा जब ये ऊपर जाके नीचे मुड़ेगी, फिर नीचे सबसे नीचे आके ऊपर जाएगी, फिर ऊपर सबसे ऊपर जाके नीचे जाएगी, फिर नीचे सबसे नीचे आके ऊपर जाएगी, ऐसा ये होता रहेगा। ठीक है, ओके। अब सर बात कुछ ऐसी है, इंडिकेटर्स, एक छोटा सा सेक्सिस्ट जोक, जो कि सिर्फ जोक है। इंडिकेटर्स आई रियली होप लड़कियों को समझ आ जाए, क्योंकि इंडिकेटर्स हैं। जस्ट अ पुअर जोक, लेट्स इग्नोर दैट। ओके, लेट्स मूव ऑन। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखो, अब ये जो तुम्हारे बिजनेस साइकिल्स चलते हैं ऐसे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं मार्केट में जिसके होने से, देखो 3 तरह के इंडिकेटर हैं, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, कंकरेंट इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर मतलब ऐसा इवेंट जिसके होने से पता चल रहा है कि ये वाला फेज आने वाला है, ये वाला फेज आने वाला है। कंकरेंट इंडिकेटर होते हैं जो ऐसे इवेंट्स या ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके होने से पता चले कि ये वाला फेज चल रहा है। और लैगिंग इंडिकेटर्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके होने से पता चलता है कि अरे ये वाला फेज लाइक लेट से निकल चुका है, या ये वाला फेज ऑलरेडी चल रहा था, तो अब ये वाली चीज़ अब ये वाली चीज़ हुई है क्योंकि ये वाला फेज ऑलरेडी चल रहा था। समझ रहे हो कि सर ये जो फेज है, लेट से एक्सपेंशन आने वाली है, एक्सपेंशन आने वाली मुझे कैसे पता चलेगा? सर मान लो जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, एकदम से यहाँ पे खड़े हैं, हमें पता है एक्सपेंशन आने वाली है, कैसे पता चलेगा? रिकवरी कैसे होती है? सर जब इन्वेस्टमेंट में एकदम से, मैंने बताया ना, एकदम से जो इन्वेस्टमेंट में स्पर आता है। अब मान लो बिजनेस जो है कैपिटल गुड्स में या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वगैरह में, इन सब में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि सर बूम वाला फेज़ आने वाला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीडिंग इंडिकेटर। ऐसा इवेंट, ऐसी कोई चीज़ होना जिससे हमें पहले ही पता चल गया कि अब ये वाला फेज़ आने वाला है। सर मान लो इन्फ्लेशन है,
इन्फ्लेशन का मतलब सर महंगाई है। अब महंगाई हम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन समझ आती है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस हाईएस्ट होते हैं, यहाँ पे प्राइस लोएस्ट होते हैं, लेकिन महंगाई चल रही है, महंगाई चल रही है, ये कैसे पता चलता है? साथ साथ में कि जैसे जैसे महंगाई चल रही है हमें पता चल रहा है कि सर एक्सपेंशन वाला पीरियड अभी भी चल रहा है, और जैसे जैसे डिफ्लेशन ऑफ कोर्स स्टार्ट हो जाती है हमें पता चल जाता है कि सर रिसेशन चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन चल रही है। ओ ठीक है, अब तुम्हें समझ आ चुके, चलो जल्दी से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स जो है बहुत सारे ऐसे वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे वो मेजर कर सके जो बिजनेस साइकिल जो चल रहा है, ये जो साइकिल चल रहा है ये किसकी तरफ जा रहा है, बूम की तरफ जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है, पीक की तरफ जा रहा है, या एकदम डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रही है। और ये जो है प्रिडिक्ट करते हैं कि इकोनॉमी किधर जा रही है। अच्छा ध्यान रहे, वैसे तो तुम्हें मैंने जो लीडिंग इंडिकेटर्स की डेफिनेशन बताई उससे तुम्हें लगेगा कि लीडिंग इंडिकेटर्स विल हेल्प यू टू प्रिडिक्ट वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड, बट एक्चुअल में आईसीआई के एमसीक्यू में, आईसीआई के मॉड्यूल के एमसीक्यू में, इंडिकेटर्स के केस में एमसीक्यू में स्पेसिफिकली, ये आईसीआई बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, ध्यान रखना, लेकिन मार्क्स तुम्हें आईसीआई ने देने। आईसीआई बोलती है कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द व्हाट विच इंडिकेटर हेल्प्स द इकोनॉमिस्ट टू प्रिडिक्ट वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड, तो तुम्हें वहाँ पे ऑप्शन होंगे लीडिंग, लैगिंग, कंकरेंट और ऑल ऑफ द अबव। तो तुम्हें क्या टिक करना है? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं तुम्हें प्रिडिक्ट करने में कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है। ओह सर अब आ जाए लीडिंग इंडिकेटर। सर ऐसा मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर है जो चेंजेस पहले ही बता देता है बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि लीडिंग इंडिकेटर सिर्फ बूम में काम करता है, मतलब कोई भी फेज आने वाला है, चाहे पीक आने वाला है, चाहे डिप्रेशन आने वाला है, वो भी पहले ही बता देता है कि सर अगर ये चीज़ हो रही है ना तो तुम्हारा डिप्रेशन आने वाली है, अगर ये चीज़ हो रही है ना तो तुम्हारी कॉन्ट्रैक्शन आने वाली है। या सर अब कंकरेंट कौन सा होता है? सर अगर ये इवेंट हो रहा है ना तो इसका मतलब तुम्हारी कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, अगर ये इवेंट हो रहा है ना तो इसका मतलब तुम्हारी डिप्रेशन चल रही है। और लैगिंग कौन से होते हैं? अगर ये वाला इवेंट या एक्टिविटी हो रही है तो इसका मतलब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज निकल चुका है, या आ चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। समझे? यस। दोज वेरिएबल डेट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस, लीडिंग इंटरेस्ट ऑफन चेंज प्रायर टू लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल क्या है इसके? सर स्टॉक प्राइजेस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन में चेंज हो रहा है या प्रॉफिट्स में चेंज हो रहा है, हाउसिंग इंटरेस्ट रेट प्राइजेस इन सब में चेंज हो रहा है। और एग्जांपल्स क्या? सिमिलरली वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स, अब न्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं कंज्यूमर गुड्स के तो हमें पता है एक्सपेंशन की तरफ हम जा रहे हैं। ये जहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स तुम्हें लिखी हुई दिख रही है ना, न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग परमिट हो रहे हैं प्राइवेट हाउसेज के लिए, है ना, स्लोअर डिलीवरीज, मतलब जो बहुत कम कंपनीज हैं जो स्लोअर डिलीवरी रिपोर्ट कर रही हैं कि हमने तो इस बार डिलीवरी बहुत स्लो करी है, नहीं, तो मतलब मोस्टली कंपनीज अगर ज़्यादा डिलीवरी रिपोर्ट कर रही हैं तो इसका मतलब एक्सपेंशन चल रहा है, एक्सपेंशन आने वाला है, सॉरी लीडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा ऐसा। अब लीडिंग इंडिकेटर यूज़ तो बहुत बार होते हैं लेकिन हर बार एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये वाली एग्जांपल रट लो, ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर वाली। फिर आ जाते हैं लैगिंग इंडिकेटर, जो सर इवेंट होने के बाद बताते हैं। रिफ्लेक्ट द इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, हिस्ट्री बन चुकी है अब तो हिस्ट्री, कि अरे अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है ना क्योंकि मंदी आ चुकी थी, ये मंदी आ चुकी थी, कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी थी, इसलिए अब अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। ओ इन अदर वर्ड्स वेरिएबल डेट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस, ये याद रखनी है टर्म, देखो इट चेंजेस बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस, ये होते हैं लीडिंग इंडिकेटर, एंड दीज चेंजेस आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस। और कंकरेंट कौन से होंगे? दीज चेंजेस व्हेन द रियल आउटपुट चेंजेस, ड्यूरिंग द रियल आउटपुट चेंजेस, ऐसा साथ के साथ। इफ लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल दैट ऑन साइड ऑफ बिजनेस, लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म दिस ट्रेंड। अगर लीडिंग इंडिकेटर वो हैं जो पहले ही बताते हैं कि ये होने वाला है, तो लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो कंफर्म करते हैं कि भाई ये चीज़ हो चुकी है, ट्रेंड को कंफर्म करते हैं। ओ इसमें एग्जांपल क्या सर? अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इंटरेस्ट रेट्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कमर्शियल लैंडिंग एक्टिविटी। ये तुम्हें एग्जांपल्स जो भी हैं, ये वाली ऐसे वाली जितनी भी हैं, ये सारी तुम्हें रटनी पड़ेंगी, जो लिखी हुई हैं इनको रट लो, क्योंकि देखो बेस्ट बात क्या है कि तुम्हारा पेपर क्या है? एमसीक्यू। तुम्हें पता है बेस्ट बात क्या है? पेपर एमसीक्यू। और जो पेपर एमसीक्यू है उसमें इसका मतलब क्या होगा? रैंडमली तुम्हें एग्जांपल दी होगी, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, या अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है बेसिकली, या ऐसे सिंपल ही पूछ लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इज विच टाइप ऑफ इंडिकेटर, लीडिंग, लैगिंग, कंकरेंट या नन ऑफ द अबव। तो तुम क्या बोलोगे सर? कंकरेंट, सॉरी लैगिंग, लैगिंग, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है लैगिंग, ऐसा। फिर कोइंसिडेंट इंडिकेटर, कोइंसिडेंट या कंकरेंट दोनों बोल सकते हैं।
कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? कंकरेंट इंडिकेटर होते हैं। दे कोइंसाइड और अक्कर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट्स, कि जैसे जैसे मूवमेंट हो रही है साथ साथ हो रहे हैं, और ये क्योंकि इतनी क्लोज फॉल कर रहे होते हैं कि वो करंट स्टेट ऑफ इवेंट बता रहे होते हैं कि बिजनेस साइकिल ये वाला इस समय फेज चल रहा है। इसके एग्जांपल क्या है सर? जीडीपी। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो हम बोल सकते हैं कि सर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब, जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सपेंशन चल रही है, जीडीपी घट रही है इसका मतलब एक्सपेंशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन चल रही है। इन्फ्लेशन जैसे मैंने पहले बताया था, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स। अच्छा देखो, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स सच एज स्टॉक मार्केट प्राइजेस, स्टॉक प्राइजेस। सर कुछ चीज़ें क्या ओवरलैप भी करती हैं? हाँ, तभी तो मैंने बोला रट्टा मारना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट मैं बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें बाय डेफिनेशन ही बता सकता फिर तो बात ही क्या थी। कुछ जगह तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा कि सर चेंजेस इन स्टॉक प्राइजेस लिखा है देन इट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर। ऐसे ऐसे मार्केट ट्रेंड, फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट इंडिकेटर। ओह, फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल बहुत सिंपल है, तो जो जो रेड में लिखा हो फटाफट पढ़ लेते हैं कि सर जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं ना, ये पीरियोडिकली अकर होते हैं और रेगुलर नहीं होते, ये तो हम पढ़ चुके हैं। यस, इनका लेंथ ऑफ ईच फेज इज ऑल्सो नॉट डेफिनेट। एक्सपेंशन हो सकता है बहुत लंबी चले, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी सी चले, फिर थोड़ी सी एक्सपेंशन, फिर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन, कुछ भी हो सकता है। ये सर ये जो बिजनेस साइकिल की हम बात कर रहे हैं ना, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, यानी तुम्हारी फ्री मार्केट इकोनॉमी में, यानी तुम्हारी लेसेस फेयर इकोनॉमी में ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम है। क्योंकि तुम्हें पता है कि सर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन से हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। चलो, और उसमें जो जी है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो उससे भी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ देगी, तो उससे आउटपुट बढ़ेगी, तो उससे जीडीपी बढ़ेगी, तो उससे इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो उससे इनकम बढ़ेगी, तो ये सब चलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट का भी रोल बहुत है, लेकिन क्योंकि ये हो ही फ्री मार्केट इकोनॉमी में रहे, इसीलिए मार्केट जो है ऑटो करेक्ट होती है। सर एक सेक्टर में डिस्टर्बेंस होती है तो दूसरे सेक्टर में बड़ी भाग के वो ट्रांसमिट होती है, ये याद रखना। जैसे ही तुम्हारा वो एक्सपेंशन वाला कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज आता ना, सबसे पहले मैंने बताया ना, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड गिरती है, लेकिन उससे गिरने से क्या होता है? और सेक्टर्स भी इफेक्ट होने लग जाते हैं, और सेक्टर्स भी इफेक्ट होने लग जाते हैं, इसलिए सारी मार्केट एक साथ गिरती है, गिरने शुरू हो जाती है। ऐसा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर इंडस्ट्रीज आर डिसप्रपोर्शनेटली इफेक्टेड। मैंने बताया ना, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन है बिजनेस साइकिल्स को? कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वाली इंडस्ट्री। ओके सर, इनकी एक्यूरेट प्रोडिक्शन करना, एकदम एक्यूरेट प्रोडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। ये साइमल्टेनियसली फेल्ट ऑन नियरली ऑल इकोनॉमी वेरिएबल्स, कि सर जैसे मैंने बताया ना, आउटपुट बढ़ती है तो इकोनॉमी बढ़ता है, तो इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो सारे जो वेरिएबल्स हैं एक साथ ही बढ़ते गिरते हैं, एक साथ ही बढ़ रहे हैं, एकदम सब में चेंजेस साथ में दिखते हैं। कॉन्टेजियस एंड इंटरनेशनल करेक्टर, तुमने कभी सुना होगा लाफ्टर इज कंटेजियस। उसका मतलब क्या होता है कि जो लाफ्टर है ना, हंसने से तुम हंसते हो तो और भी साथ वाले लोग भी हंसते हैं, तो लाफ्टर इज कंटेजियस एंड इट इज इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। ओ, इंटरनेशनल कैरेक्टर मतलब कि यूएसए में कुछ चेंज हुआ तो यूके में भी चेंज हुआ, यूके में चेंज हुआ तो इंडिया में भी चेंज हुआ, ऐसे ऐसे चेंज होता है। ओके, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन वेलबींग ऑफ सोसाइटी, बेकार। अब आ जाते सर हम कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स के ऊपर। देखो, बिजनेस साइकिल होते क्यों हैं ये तो बताओ, होते क्यों हैं? सर दो तरह के कॉजेज हैं, या तो इंटरनल कॉजेज, एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल मतलब जो इकोनॉमी के अंदर हो रहे हैं, और एक्सटर्नल मतलब जो इकोनॉमी के बाहर हो रहे हैं। अभी इतना बड़ा राइटअप पढ़ने की बजाय अपन सिर्फ सीधा चार्ट से पढ़ लेंगे जिसमें सब कुछ कवर्ड है। इंटरनल फैक्टर्स ये 6 होते हैं, ठीक है, ये 6 होते हैं। सर ऑब्वियसली बात है, बेस्ट बात क्या है कि पेपर एमसीक्यू है, तो क्या तुम्हें एज इट इज 6 रटने हैं? नहीं, तुम्हें कौन सा वहाँ पे 6 पॉइंट लिख के आने हैं, तो तुम्हें बस समझने हैं। ओ, इंटरनल फैक्टर्स में बस तुम्हें ध्यान के रखना है, एट दी एंड हम एग्रीगेट डिमांड पे फोकस कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड, फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। अब सबसे पहले तो ये बात, ये प्रपोज किसने करा था? इफेक्टिव डिमांड। डिमांड की बात ही कौन करता है सर? कीन्स भैया। कीन्स इज वेरी कीन ऑन टॉकिंग अबाउट डिमांड। कीन्स इज वेरी कीन ऑन टॉकिंग अबाउट डिमांड। सर देखो, हाई डिमांड होगी तो हाई इनकम होगी, तो हाई एम्प्लॉयमेंट होगी ऑब्वियसली, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से भी बिजनेस साइकिल होते हैं। और ऑफ कोर्स लो डिमांड होगी तो लो आउटपुट, लो इनकम, लो एम्प्लॉयमेंट, तो इससे कॉन्ट्रैक्शन आती है। तो सर हाई होगा तो बढ़ेगी, लो आएगा तो गिरेगी। तो इसका मतलब डिमांड में ऊपर नीचे होने से भी, डिमांड से ऊपर नीचे होने में भी बूम या कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर इन्वेस्टमेंट। अब तुम्हें पता है, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, तुमने डिमांड के कंपोनेंट कौन से पढ़े होते हैं? एग्रीगेट डिमांड के तुमने कंपोनेंट कौन से पढ़े हैं? सर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम।
अब हम आगे आई के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट कौन सा सर? नेक्स्ट जी। जी ओ, और कहीं ना कहीं ये तुम्हारा सी तो है कि कंजम्पशन कितनी हो रही है, ज़्यादा आउटपुट है, ज़्यादा इनकम, ज़्यादा इंप्लॉयमेंट है, तो ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, नहीं तो कम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। ओ तो सी प्लस आई। सर हाई इन्वेस्टमेंट तो बूम आएगा, लो इन्वेस्टमेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन होगी। फिर जी, हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग है तो बूम आएगी, तरक्की होगी, बढ़ेगा, रोज़गार मिलेगा। ऑफकोर्स गवर्नमेंट अगर पुल बनवा रही है, गवर्नमेंट लेट से हाईवे बनवा रही है, तो उससे इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि मजदूर ज़्यादा लगेंगे तो उससे इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसे ऐसे सर्कल बन गया बूम का। और लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ऑफकोर्स लो हो जाएगा। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट की तुम्हें पता है कुछ फिजिकल पॉलिसी होती है, कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं। अब देखो, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आएगी, मतलब गवर्नमेंट चाहती ही है कि यार मैं ना कम इंटरेस्ट रेट पे ब्याज देती हूँ ताकि लोग ज़्यादा बोरो करें, लोग ज़्यादा बोरो करेंगे तो कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो ऑफकोर्स पूरा सर्कल बढ़ने लग जाएगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, सब कुछ ऐसे बढ़ने लग गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेके आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी मतलब जैसे टैक्स बढ़ा दिया, एक्सपेंशनरी जैसे टैक्स कट कर दिया, सब्सिडी ज़्यादा दे दी, ये होती है एक्सपेंशनरी। मोर स्पेंडिंग जैसे लोअर टैक्स हो गए, है ना, इंटरेस्ट रेट सस्ते हो गए। और ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी पॉलिसी जब गवर्नमेंट खींचना चाहती है मार्केट से, पैसा खींचना चाहती है, कॉन्ट्रैक्शन, एकदम ऐसे हाथ बांध दिए तुम्हारे, खींच दिए तुम्हें, कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, तो तब टैक्स, जैसे टैक्स बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा सर, तुम कम स्पेंड कर पाओगे, अब इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा। ओह, एट दी एंड देखो डिमांड भी फर्क पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आएगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ओके, मनी सप्लाई, अगर मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तो बैंक क्या करेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना शुरू कर देगा। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना शुरू कर देगा तो उससे क्या होगा सर, ऑफकोर्स बोरिंग बढ़ेगी, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फिर इनकम बढ़ेगी, ऐसे ऐसे सर्कल चलना शुरू हो जाएगा, तो बूम। और अगर मनी सप्लाई कम है तो इंटरेस्ट रेट भी कम, लोन मिलेगा तो उससे स्पेंडिंग भी कम होगी और इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। ओके, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत फ़र्क डालते हैं। अगर इन्वेस्टर्स हो गया या बिजनेसेस हो गया, अगर ये ऑप्टिमिज्म वाली सोच लेके बैठे हैं कि हमें सर बहुत कॉन्फिडेंस है हमारी इकोनॉमी में, हम पैसा लगाएंगे और प्रोडक्शन करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ बढ़ेगा, हमारी फ़िलहाल कॉस्ट कम पड़ रही है, हम बूस्ट करेंगे, तो हाई कॉन्फिडेंस होगा, तो ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्पेंडिंग ऑफ कोर्स हाउस होल्ड के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है, मतलब कस्टमर के हिसाब से, और इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस कि और इन्वेस्ट करेंगे ऐसा। और पेसिमिज्म क्या होता है, निराशा, एकदम ऐसे उम्मीद नहीं है मेरे को मार्केट से, कुछ मार्केट तो डूब के रहेगी, कुछ उम्मीद नहीं है, तो इससे क्या होगा, लो कॉन्फिडेंस, लो स्पेंडिंग एंड लेस इन्वेस्टमेंट। ओके, आर वी क्लियर? यस सर, वी आर क्लियर। ये तुम ऑफकोर्स पढ़ सकते हो, थोड़े थोड़े तुम्हें नाम याद रखने पड़ेंगे। ए हॉटरे, हॉटरे क्या बोलता है कि सर जो बिजनेस साइकिल है ना, ये प्योर मोनेटरी फिनोमिनन है। पैसा अगर मार्केट में ज़्यादा होगा तो बढ़ेगी मार्केट, अगर पैसा मार्केट में कम होगा तो गिरेगी मार्केट। ओह, साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर किसने बात करी, पिगू। और इफेक्टिव डिमांड के ऊपर किसने बात करी है, कीन्स भैया ने। लेट्स गो, और कोई नाम नहीं है, नहीं है, चलो अब आ जाते हैं एक्सटर्नल कॉजेज़ के ऊपर। सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि वॉर। अब सोचो जैसे हमारे इंडिया में ही हुआ है, यूएसए और ईरान में वॉर चल रही है, उस चक्कर में क्या हुआ, इंडिया में पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए ठीक है। और इंडिया, और देखो वॉर्स का तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्टिव होता है। देखो सर, वॉर का नेगेटिव इफेक्ट क्यों होगा, वॉर का नेगेटिव इफेक्ट, सर देखो अगर वॉर चल रही है, अब होगा क्या, इकोनॉमी जो है वो कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा ना वो करने की, वेपन गुड्स, आर्म्स, ये टैंक्स, ये ऐसे वेपन्स वगैरह पे अपने रिसोर्सेज लगाती है। अब अगर वो वेपन्स वगैरह पे रिसोर्सेज लगा रही है इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में वॉर चल रही है बेसिकली, अब अगर वो वेपन्स वगैरह में अपने रिसोर्सेज लगा रही है तो वो कंज्यूमर गुड्स और ये सब कैपिटल गुड्स, इनके ऊपर इनकी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, तो उसके चक्कर में उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो आउटपुट कम हो रही है, आउटपुट कम हो रही है तो ऐसे ऐसे फिर सब कुछ कम हो रहा है। फिर पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन। अब सर एक चीज़ बताओ हो गई वॉर, ख़त्म हो गई वॉर, है ना, मान लो हम यूएसए में खड़े हैं, वॉर ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ बिल्डिंगें हमारी टूटी हैं, कुछ उनकी टूटी हैं। अब जो हमारी बिल्डिंगें टूटी हैं उनको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट खर्चा भी करेगी, या इन जनरल पर्सनल जिसका टूटा है वो पर्सनल भी खर्चा करेंगे। अब ये जो खर्चा हो रहा है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा सर, ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। ह्यूज एक्सपेंडिचर से क्या होगा, गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ेगी और मनी सप्लाई भी बढ़ेगी। अब इससे थोड़ी इन्फ्लेशन भी हो जाती है और रिसोर्सेज भी थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं। तुम ऐसा समझो यार कि रिकन्स्ट्रक्शन से ना, ऐसे समझ लो कि फ़ायदा ही हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा ना लोगों को कि ठीक करो इसको बैठ के, तो और मजदूर लगेंगे, रमेश महेश और लगेंगे ऐसा।
टेक्नोलॉजी शॉक। सर अगर एकदम से सोचो, कहाँ हम 1970 1980 में फ़ोन तक नहीं होता था और इंटरनेट ई कॉमर्स इस नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती थी, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, फ़ोन, इंटरनेट, यूट्यूब, अमेज़ॉन, ये एआई, ये जो चीज़ें आने लगी, इससे क्या होगा, इससे बिजनेस बढ़े हैं, इंडस्ट्री इकोनॉमी जो है सबकी सारी इकोनॉमी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बड़ी है, बूम हुई है, बिजनेस ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इससे टेक्नोलॉजी शॉक से भी बिजनेस साइकिल होते हैं ऊपर नीचे। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाएगी, गिरेगी तो बिजनेस साइकिल गिरेंगे। अब कुछ नेचुरल फैक्टर भी तो हैं। एक किसान की पूरी फसल ही ख़राब हो गई, ड्रॉट्स आए, फ्लड्स आए, अर्थक्वेक आए, पूरी प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये सब ख़राब हो गया। अब ये सब ख़राब होने से क्या होगा सर, ऑब्वियस सी बात है, इससे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल आउटपुट दोनों कम होंगे, क्योंकि किसान की फसल भी ख़राब होगी और इंडस्ट्री भी ख़राब होगी। अब इससे प्राइस भी बढ़ेंगे, खास करके खाने के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि नेसेसिटी है वही खाना। उससे क्या होगा सर, इनकम कम बचेगी, और उससे क्या होगा, सब कुछ जब गिरने लग गया, मतलब इनकम कम बची है ना, खर्चा बढ़ने लग गया। लेकिन देखो, एक तो होता है खर्चा वैसे बढ़ना कि मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं अब खर्चा ज़्यादा कर रहा हूँ, एक होता है मेरे को गुड्स तो उतने ही मिल रहे हैं लेकिन मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे पे बोझ पड़ रहा है। बोझ पड़ने से क्या होगा सर, मेरी एक टाइम पे डिमांड कम होगी कि मेरे को नहीं, मेरे को कम ही चाहिए, मेरे को कम ही चाहिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खर्च सकूँ। तो डिमांड कम होगी तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट और स्लोअर ग्रोथ होगी। ओह, नेक्स्ट क्या सर, पॉपुलेशन ग्रोथ। सर ऐसी इकोनॉमी जैसे इंडिया हो गई कि जिसकी पॉपुलेशन में ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा है, कि इतनी तो हमारी इकोनॉमी नहीं तेज़ी से बढ़ रही जितनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, थैंक्स टू यू नो हु। ठीक है, तो ऐसा अगर ज़्यादा ही पॉपुलेशन हो रही है जो इकोनॉमी ग्रोथ से भी ज़्यादा है, तो डिमांड ही बढ़ेगी बस, कि गुड्स और दे दो, एजुकेशन और दे दो, है ना। अब एक चीज़ बताओ, इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे क्या हो रहा है सर, जहाँ पे ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सिर्फ लोगों की डिमांड ज़्यादा है कि हमें नौकरियाँ और चाहिए, हमें गुड्स और चाहिए। अब देखो, नौकरियों की डिमांड ज़्यादा है लेकिन नौकरी उतनी है नहीं, तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी फिर उससे ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन होगी और इकोनॉमिक इम्बैलेंस होगा, और फिर उससे बिजनेस साइकिल जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। ओके सर, रेलेवेंस क्या है, ये जो हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर गिनते हैं वो इसलिए गिनते हैं क्योंकि जो बिजनेस साइकिल है उसकी हम ये भी देखते हैं कि बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में इसकी रेलेवेंस क्या है। ओह सर, बात कुछ ऐसी है कि जो बिजनेस साइकिल्स है ना, ये पूरी इकोनॉमी को फ़र्क डालते हैं, और जो एक पर्टिकुलर फर्म है वो भी तो इस इकोनॉमी में रहती है। और तुम्हें अगर याद हो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग में पढ़ा था कहीं, कि सर जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है ना वो भी हमें इफेक्ट करते हैं कि हमारी बिजनेस डिसीजन मेकिंग कैसी है। तो अभी ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में जो चेंजेस होते हैं, जिसके करके एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्लस माइनस होता है, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब बढ़ रहा है देश में, उससे एक बिजनेस पे भी फ़र्क पड़ता है। अब ये जो डिमांड, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों में जो फ़र्क पड़ता है, इससे एक बिज़नेस की प्रोडक्शन में भी फ़र्क पड़ता है कि जो बिज़नेस है उसके प्रोडक्ट की डिमांड तो नहीं गिर रही, उसकी एम्प्लॉयमेंट तो नहीं गिर रही, मतलब वो तो नहीं लेबर को निकाल रहा, ऐसा ऐसा। और बिज़नेस को ये भी देखना पड़ेगा कि सर अगर मेरे को अपना बिज़नेस बढ़ाना है, एक्सपेंशन करनी है मुझे, तो मुझे बूम में करनी चाहिए ना कि डिप्रेशन में। और अगर मेरे को डाउन साइजिंग करनी चाहिए, अब सोचो एक बिज़नेस सोच रहा है कि यार मेरी ना एक ब्रांच है वो थोड़ी कम प्रॉफिटेबल है, इसको बंद कर दूँ, शट डाउन कर दूँ, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में बूम चल रहा है, तो वो तो बेवकूफ़ है कि भाई तुझे प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, ऐसा, समझे। अब ये सेल्फ रीड कर लो एक बार, ये जो लिखा हुआ ना, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और सेल्फ रीड कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ पे होता है तुम्हारा चैप्टर खत्म। इसके एमसीक्यू ज़रूर देख लेना। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।